8 अप्रैल से जो पाकिस्तान की मीडिएशन, पाकिस्तान की हेल्प से एक इंटरिम सीज़ फायर हो गई। ईरान और अमेरिका को 47 ईयर्स के बाद इस्लामाबाद में डायरेक्टली टेबल टॉक्स में बिठाया गया। ईरान से ज़्यादा अमेरिका को इस जंग से निकलने की इतनी अजलत थी कि वो ईरानी कंडीशंस पे मजबूर हो के इस्लामाबाद MOU पर फाइनल करने के और उसके ऊपर साइन करने पर आए। इजराइल इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और वाहिद स्पॉइलर रोल जो किरदार अदा कर रहा है। सिचुएशन खदशा अभी भी है, बिल्कुल है। एज ए जर्नलिस्ट पाकिस्तान में आप हुकीम है, पब्लिक इंटरेस्ट पे सवाल है पाकिस्तानी अवाम से मुतालिक, जो कि आपका ताल्लुक ईरान से, ईरानी पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है? ईरानी पार्लियामेंट पे पाकिस्तान थैंक यू के नारे लगाए गए हैं। एज ए जर्नलिस्ट कुछ चीज़ें आप समझ रहे हैं कि बाकी है, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए या कम्प्लीटेड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहीम और आप देख रहे हैं लबयाज़ात TV। जो ख़ुसूसी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है अफजल रज़ा साहब, ईरानी जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है और सहाफ़ी, तमाम एंगल से, तमाम ज़ावियों से मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखते हैं। पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार रहा, ईरान और अमेरिका कशीदगी थी, पाकिस्तान ने जो सालिसी का किरदार अदा किया, उसको एज ए जर्नलिस्ट के तौर पे कैसे देख रहे हैं? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे टाइम दे दिया अपने प्रोग्राम के लिए। देखें, 8 अप्रैल से जो पाकिस्तान की मीडिएशन, पाकिस्तान की हेल्प से एक इंटरिम सीज़ फायर हो गई। ईरान और अमेरिका को 47 ईयर्स के बाद इस्लामाबाद में डायरेक्टली टेबल टॉक्स में बिठाया गया। सो इट वाज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड। ये पाकिस्तान के ही एक किरदार से ये मुमकिन हुआ है। दूसरी बात, आप देखें, सीज़ फायर की वायलेशन होती रही अमेरिका की जानिब से, अनप्रोवोक्ड अटैक किया गया, लेकिन ईरान ने रिस्ट्रेन शो किया इसके सब्र और तहम्मुल का काम लेते हुए। आपने देखा कि फिर ये एक इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की शक्ल इख्तियार कर गई। अब ये एक ज़रूरत थी न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि ख़ुद अमेरिका और इज़राइल के लिए, जो कि ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल एनालिसिस और ख़ुद अमरीकी सियासतदान कहते हैं ये वॉर ऑफ चूज़, यानी ये एक इंतखाबी वार है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर की फ़ेक इंटेलिजेंस और फेक नैरेटिव में आके ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई जंग। तो ईरान से ज़्यादा अमेरिका को इस जंग से निकलने की इतनी अजलत थी कि वो ईरानी कंडीशंस पे मजबूर हो के इस्लामाबाद MOU पर फाइनल करने के और उसके ऊपर साइन करने पर आए। अब देखें, अब बारी किसकी है? बारी उन्हीं लोगों की है जो ईरान के ऊपर जरहियत का आगाज़ किया था। ये असरात ईरान पर तो मुरतब है ही हैं, लेकिन ख़ित्ते के ममालिक को बहुत नुकसानात उठाना पड़ गए, ख़ुसूसन पाकिस्तान ये रीजन में जो ईरान के जो नाइबर्स है, इराक़ है, तुर्किया है, अफ़गानिस्तान है, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, तमाम ख़ित्ते के ममालिक को अवेल करना चाहिए और ख़ुद पाकिस्तान इसमें कोशिश में अभी भी बड़ी मेहनत करें कि इसको स्टेबल करे, सस्टेन करे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता एक बार फिर अमरीकी हुक्मरान इज़राइल के फ़ेक नैरेटिव में आके, क्योंकि हमें ये बिल्कुल मालूम है कि इज़राइल इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और वाहिद स्पॉइलर रोल जो किरदार अदा करने वाला है, सिचुएशन खदशा अभी भी है, बिल्कुल है। इज़राइल एक स्पॉइलर फैक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं, सबको पता है। पाकिस्तान भी कंसर्न है इसके ऊपर, पाकिस्तान ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जिस तरह हम देख रहे हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब की जो बैक टू बैक कंसल्टेशन है अपने डिफरेंट काउंटर पार्ट्स के साथ, वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का मकसद यही है इस MOU को बचाया जाए किसी भी स्पॉइलर फैक्टर से जो कि इज़राइल इस पर ज़्यादा हैवी है। देखिए, ख़ित्ते में ज़रूर एक बात होनी चाहिए कि जब ये इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद शुरू हुआ है, अब ये इकनॉमिक जो एक्सपेक्ट है वो तमाम ख़ित्ते के ममालिक को आना चाहिए और मुझे उम्मीद है जो फ़रीक़ैन हैं ईरान और अमेरिका, ये बड़ी संजीदगी से इसको आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि जंग किसी के मफाद में नहीं है और अगर दुश्मन दोबारा आजमाना चाहें तो ये नुकसान उनको ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो समझ रहे थे कि 28 फरवरी को ईरान में अटैक करके सुप्रीम लीडर को शहीद करके, टॉप मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट करके वो समझ रहे थे कि शायद वो कोलैप्स कर जाए वो सिस्टम, लेकिन आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सस्टेन कर पाई वो सिस्टम जो वो अभी भी, यानी वहाँ पर एक डिसेंट्रलाइज्ड एक स्ट्रक्चर है कि एक चीज़ पे वहाँ पे मरकूज़ नहीं, वो हर चीज़ पे फैली हुई लीडरशिप है
جو کہ ایران کے مفادات کو تحفظ کرنے کا ان کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ تمام ممالک اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے حق میں ہے. سر ایز اے جرنلسٹ پاکستان میں آپ مقیم ہیں, پبلک انٹرسٹ میں سوال ہے پاکستانی عوام سے متعلق, جو کہ آپ کا تعلق ایران سے, ایرانی پبلک کیا اوپینین رکھتی ہے؟ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 12 روزہ جنگ میں جون 2025 میں ایرانی پارلیمنٹ پہ پاکستان تھینک یو کے نعرے لگائے گئے ہیں, اور جب سے یہ 8 اپریل کے جو سیز فائر کے پاکستان کی جو کوششیں جاری رہی, 2 وزٹس ہوئے فیلڈ مارشل صاحب کے تہران کے, پھر پاکستانی حکام گئے, ایرانی وزیر خارجہ یہاں پہ, اسپیکر آئے ہیں یہاں پہ, اور ریسنٹلی ایرانی پریزیڈنٹ ہے کہ کتنا والہانہ انداز میں استقبال کیا کہ, اور یہ ایران میں بڑے اس کو قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور میں سمجھیں یہی بردرہڈ, یہی ایک دیرینہ تعلقات کا ثبوت ہے. سر آخر میں شارٹلی معاہدہ اسلام آباد ٹاک اور ایم او یو تو سین ہو گیا, کیا کچھ ایز اے جرنلسٹ کچھ چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ باقی ہے, اس پہ بھی بات چیت ہونی چاہیے یا کمپلیٹڈ ہے؟ دیکھیں اس میں میں ایک بار پھر اس کو آپ کو انڈرسکور کرتا ہوں کہ اسرائیلی فیکٹر کو نہیں بولنا چاہیے. جو ممالک اس پروسیس میں شامل ہے, قطر ہے, ایجپٹ ہے, ترکیہ ہے, سعودی عربیہ ہے, ان کو اس بات کا بہت ہی دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کی کوششیں خدا نخواستہ رائے گاہ نہ جائیں, کیونکہ اسرائیل سمیت بہت سارے دشمن ہیں اس ساؤتھ ایشیا میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیمیج کیا جائے. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں حالیہ جو واقعات ہو رہے ہیں ملک میں, یہ ڈیفینیٹلی وہ اس فورن ایجنسیز کا ہاتھ ہے جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کو اس پروسیس میں مزید کامیابی کے ساتھ دوچار ہو. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ایم او یو کا فائدہ اٹھانے کے لیے تمام ممالک کو اپنے کردار ادا کرنا چاہیے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہمیشہ کی طرح دعا اور امید ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے, اور ایران کے ساتھ ہمارا جو برادرانہ جو تعلق ہے وہ قائم و دائم رہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.